नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका गणेश सर लेकर आया हूं फिजिक्स का और एक बढ़िया टॉपिक। स्पेशली ये टॉपिक जो है ये ऑप्टिक्स से है। टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रिफ्रैक्शन में ये पार्ट आता है। रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली रिफ्रैक्शन में होता क्या है। रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो अपना पाथ जो है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी लाइट, लेकिन वो अपना पाथ जो है वो बेंड करती है। अभी ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेगा, ये डिपेंड करेगा कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। अगर लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये जो बेंडिंग रहेगा, ये आपका रहेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके। और वही अगर लाइट आपकी उल्टी जा रही है, मतलब क्या, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो आपका ये बेंडिंग जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल माने क्या होता है, आपका ये जो मीडियम रहता है, ओके, मीडियम की बाउंड्री रहती है, इस बाउंड्री को जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ओके। तो ये आपका बेसिकली रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें हम मेनली स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, ओके, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू विच इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो यहां पर ये आपका इंसिडेंट एंगल रहता है, ये आपका रहता है रिफ्रैक्टेड एंगल। लैम्डा वन लैम्डा टू जो है वो आपकी वेवलेंथ रहेंगी इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। म्यू टू एंड म्यू वन जो है वो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेंगे फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम के। C1 C2 जो है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट रहती है इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। तो ये जो दूसरा वाला केस है कि डेंसर से रेयर जाते वक्त लाइट जो है इस नॉर्मल से अवे बेंड होती है, तो इसी को लेकर हम ये क्रिटिकल एंगल वाला टॉपिक देखते हैं। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि मान लो मैंने एक वाटर ले लिया है, वाटर एक टैंक में मैंने वाटर फिल कर दिया है और मैं अभी लाइट जो है वो इनसाइड द वाटर से बाहर इंसिडेंट करवा रहा हूं। तो जो लाइट जो है वो नॉर्मल को पैरेलल रहेगी, वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल के जाती है। मैं थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल यहां पर इंक्रीज करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैं और इंसिडेंट एंगल अगर इंक्रीज करूंगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब लाइट जो है वो आपकी पैरेलल टू द सरफेस जाएगी, ओके, पैरेलल टू द सरफेस जाएगी। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल रहता है इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसको CB बोलते हैं या फिर कभी कभार हम उसको ICB बोलते हैं। और अगर मैं इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आपकी लाइट जो है वो सेम डेंसर मीडियम में रीबाउंस हो जाएगी। यहां पर आपका इंसिडेंट एंगल जो है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसको मैं मीडियम 2 बोलता हूं, ये मीडियम 1 है। अगर लाइट अवे फ्रॉम बेंड हो रही है इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है आपका और ये है आपका रेयर मीडियम। तो यहां पर मुझे सीन क्या नजर आ रहा है, क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है कि एक ऐसा इंसिडेंट एंगल है कि जिसके लिए आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसको डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल फॉर विच डेंसर आपका इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, ओके, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल कि जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इफ द इंसिडेंट एंगल is greater than critical angle, then light rebounds or reflect in same denser medium. Okay, this phenomenon is known as total internal reflection. जो अभी हमने स्नेल्स लॉ देखा उसी का अगर यहां पर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा कि भाई डेंसर टू रेयर जा रहा है, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट है, इसमें बेंड हो रही है ना लाइट, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका
साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां पर आई कितना है हमारा साइन सी एंड आर कितना है साइन 90। ओके, तो ये जो है ये रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। लेकिन आमतौर पर हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, तो इसको उल्टा करना है तो क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल में डाल दो, काम हो जाएगा। सो 1 अपॉन म्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन सी, साइन 90 जो रहता है वो आपका 1 रहता है, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू टू 1। म्यू टू 1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। तो ये क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको यूज कहां कहां पर कर सकते हैं, तो बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एक बेस्ट एग्जांपल है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री। अगर हम आपने अगर पेरिस्कोप के बारे में सुना होगा, पेरिस्कोप क्या रहता है, इस तरीके का डिवाइस रहता है। पुराने जमाने में वो सबमरीन में यूज किया जाता था, अभी क्या सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। तो ऐसे अगर आप पानी के नीचे से देख रहे हो ऊपर, तो आपको यहाँ की सारी चीजें दिखनी चाहिए। ये आप यहाँ पर हो, तो यहाँ पर क्या करते थे, वो प्रिज्म प्लेस कर देते थे, ऐसे राइट एंगल प्रिज्म रहते थे, इनको प्लेस कर देते थे। अभी इसकी वजह से होता क्या है, लाइट जो है वो आपकी इस तरीके से बेंड होती है एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। अभी ये सीन कैसा होता है थोड़ा सा समझ के लेते हैं कि मान लो ये आपका एक राइट एंगल प्रिज्म है। ओके, तो आमतौर पर ये ग्लास का रहता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1.5। तो 1.5 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितना मिल जाएगा, वो लगभग 42 डिग्री मिल जाता है, लगभग। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं लाइट इस तरीके से अगर इंसिडेंट करवाता हूँ, ओके, बीम ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर देखो लाइट अंदर एंटर कर रही है इनसाइड दी प्रिज्म, लेकिन यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, मैंने पैरेलल टू द नॉर्मल लाइट को इंसिडेंट करवाया है, इसकी वजह से वो विदाउट डिविएशन अंदर आ गई। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डेंसर टू रेरर अभी जा रहे हैं, लेकिन ये एंगल अभी कितना हो गया, ये राइट एंगल प्रिज्म है तो ये 90 रहेगा, तो ये आपका रहता है 45 और ये भी एंगल रहता है 45। तो ये एंगल 45 है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये भी दोनों एंगल्स जो है वो आपके 45 डिग्री बन जाएंगे। मतलब आपका यहाँ पर इनसाइड द डेंसर मीडियम आपका इंसिडेंट एंगल कितना मिल रहा है, इंसिडेंट एंगल मिल रहा है 45 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या है, लाइट अभी यहां से बाहर नहीं जाएगी, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो यहां पर ये 45 तो ये भी 45 क्योंकि रिफ्लेक्शन चल रहा है, और यहां पर भी अभी सीन क्या हो रहा है, अगेन हम पैरेलल टू नॉर्मल लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो यहां से लाइट सीधी बाहर चली जाएगी। मतलब क्या हुआ, लाइट जो है वो यहां से आई, हॉरिजॉन्टल आई और वर्टिकली बाहर निकल गई। इसी तरीके से हम लाइट को 90 डिग्री से जैसे बेंड कर सकते हैं, वैसे ही हम 180 डिग्री से भी बेंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ इसी प्रिज्म को, राइट एंगल प्रिज्म को थोड़ा सा अलग तरीके से प्लेस करना है। अगर मैं इस तरीके से प्लेस करता हूं तो सीन क्या हो जाएगा, यहां से लाइट सीधी आ जाएगी। अभी हमने देखा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट फिर से यहाँ पर आ जाएगी। अभी यहाँ पर फिर से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट इस तरीके से 180 डिग्री से बेंड हो जाएगी। सो बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री, हम ये एक एग्जांपल देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, एक मिराज रहता है, ओके, जो हमको गर्मियों के दिनों में ऐसा फील होता है रेगिस्तान में वगैरह कि कहीं पर पानी वगैरह है, तो वो जो सीन रहता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो हमारा चमकता है उसमें भी इसी का फंडा रहता है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल जो है बहुत कम रहता है। तो आप डायमंड को प्रॉपर तरीके से कटिंग करोगे तो अंदर उसके मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते। और एक बढ़िया एग्जांपल रहता है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अंदर आपका जो मटेरियल रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर को आपको
दिखाऊं तो ऑप्टिकल फाइबर का कुछ सीन ऐसा रहेगा। ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो अंदर का जो पार्ट रहता है उसको कोर बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 रहता है, और उस पर जो कोटिंग रहती है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, और इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1.5। तो इसका मतलब क्या है, अंदर का डेंसर मीडियम हो गया, बाहर का रेयर मीडियम हो गया, तो यहाँ पर लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर मैं इंसिडेंट करवाऊंगा तो होता क्या है कि यहाँ पर वो प्रिकॉशन ले लेते हैं कि वो एंगल जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से लाइट जो है वो आपकी मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते आगे पास होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर एक बेस्ट बढ़िया एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अभी अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो उसी फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज रहते हैं कि उसके कुछ क्वांटिटीज को गिवन दे देंगे, कुछ क्वांटिटीज को टू फाइंड करने को बोलेंगे। कि जिसमें ऐसा फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इसमें एक क्रिटिकल एंगल है और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो ये किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे समझ के लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √2 then find its critical angle। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना दिया मैंने कि भाई क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो C इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन 1/√2 हो गया, नीचे √2 डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/√2। कौन से एंगल का साइन जो है 1/√2 रहता है, तो 45 डिग्री के लिए। तो आपका C बन गया 45 डिग्री। इसी को मैं उल्टा कर सकता हूं, मैं अगर बोलूंगा कि किसी मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कौन कौन सी चीजों से कनेक्टेड रहता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने जैसे बोला λ1/λ2 रहता है, C1/C2 रहता है। तो इस तरीके से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको हम μ2/μ1 भी बोलते हैं। तो मैं क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मटेरियल है कि जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतनी हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो उसका क्रिटिकल एंगल बताइए। तो C1/C2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है और वहां से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। इसमें एक दो बढ़िया क्वेश्चन मैंने देखे थे, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये क्रिटिकल एंगल का पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल का और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दिया है, एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। 1.33 मतलब ये हमारा वाटर है। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1.33 देते हैं तो उसको 4/3 लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है। इज पोर्ड इनटू द टैंक अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी है 20 सेंटीमीटर। अ स्मॉल बल्ब इज लाइटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम। Find the area of liquid surface through which light passes into the air। अभी यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन जब मैं ऑफलाइन में लेता हूँ तो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। जब मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा तो आपको समझ में आया, अच्छा सर ऐसा करना है तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन विजुअलाइज ही नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि क्या हो रहा है। हमने ये क्रिटिकल एंगल के अंडर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, हमने सीन क्या देखा है कि ये आपका मान लो सरफेस है और ये आपका नीचे लिक्विड है। लिक्विड माने क्या है, यहाँ पर ये वाटर है आपका। ये इस तरीके से एक टैंक है, जिस टैंक में ये हमने वाटर जो है ये फिल किया है। ये मान लो इसकी बॉटम है, ओके, ये बॉटम है, और ये बॉटम के नीचे यहाँ पर एक हमारा ये बल्ब है कि जहाँ से लाइट निकलने वाली है, बराबर। ये टैंक की हाइट कितनी दी है, h दी है, लिक्विड कॉलम की हाइट h दी है। अभी सीन क्या होगा कि यहाँ से सीधी निकलने वाली लाइट तो सीधा बाहर निकलेगी, बराबर। क्रिटिकल एंगल का सीन क्या होगा, यहाँ से ऐसे निकलने वाली डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो वैसे करते करते जब क्रिटिकल एंगल पर आ जाएगा तो लाइट इस तरीके से बेंड होगी।
सिमिलरली इस साइड पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर भी सीन ऐसा रहेगा, ये भी क्रिटिकल एंगल रहेगा, तो लाइट यहाँ पर भी पैरेलल बेंड होगी। इसके आगे के एंगल पर क्या रहेगा, इसके आगे के एंगल पर मालूम है सर, लाइट सेम मीडियम में आपके रीबाउंस हो जाती है, बराबर। मतलब यहां से लाइट जो है वो बाहर ही नहीं निकलेगी, बराबर। तो ये 2D में दिया है, तो इसको 3D में देखूंगा तो ये कोन जैसे स्ट्रक्चर नजर आएगा। ओके, तो हमको ये कोन जैसे स्ट्रक्चर का जो ऊपर का एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, वो फाइंड आउट करना है कि जहां से लाइट बाहर निकलने वाली है, क्योंकि बाहर के दूसरे साइड से क्या हो रहा है, लाइट फिर से मीडियम में, मतलब आपके डेंसर मीडियम में, लिक्विड में फिर से रीबाउंस होने वाली है। तो ये वाला जो पोर्शन रहने वाला है यहां से यहां तक, ये 2D है, 3D में ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो हमको बेसिकली सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल के एरिया के लिए हमको ये रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ये r मिल गया, तो पाई r स्क्वायर से हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास h है, तो ये आपका c है, बराबर। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, तो ये c है, तो यहाँ पर z क्रिएट हो रहा है, तो ये भी c बन जाएगा। ओके, तो c का फॉर्मूला क्या रहता है सर, साइन c इज इक्वल्स टू आपका रहता है 1/μ। ओके, म्यू कितना दिया है हमको, 4/3 दिया है, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो ये बन गया 3/4। ओके, तो साइन 3/4 की वैल्यू आपको मालूम है क्या, नहीं। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करें, सिंपल बच्चा लोग बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं दो ट्रायंगल्स बनाने वाला हूँ, दोनों को भी समझ लेना। एक ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल है, एंगल C रहेगा। ओके, ये हाइट आपकी H रहेगी, ये हाइट आपकी R रहेगी। सिमिलरली मैं दूसरा ट्रायंगल बनाते हुआ, अभी ध्यान दीजिए, ये आपका एंगल C है, ये मैंने क्या लिखा है, साइन 3/4। साइन का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट कितना है आपका 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 4 है। तो बच्चा लोग कुछ यहाँ पर भी कंफ्यूज है, सर 3 4 मतलब ये 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर 4 जो है आपका हाइपोटेनियस है। तो ये हाइट में कैसे निकालूंगा, अगेन पाइथागोरस ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये हाइट बन जाएगी आपकी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 9 मतलब √7। तो ये √7 हो गया। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो h हमारे पास है, r निकालना है, तो हमको कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत है, tan फंक्शन की जरूरत है। तो यहां पर आपका tan c इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, r/h, और इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट √7। ओके, तो r आपका बन गया 3h अपॉन √7। ओके, तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया के लिए पाई r स्क्वायर है, तो पाई आपका रहेगा 3.14, r का स्क्वायर मतलब 4, सॉरी ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, h स्क्वायर अपॉन √7 का ये 7 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 3.14 इंटू ये आपका 9 है, इंटू h का स्क्वायर, h कितना है आपका 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 400/7। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, इसको पाई ही मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो ये आपका बन जाएगा 514, ये लगभग आपका 514 इंटू पाई बन जाएगा, या फिर पाई की भी वैल्यू अगर आप वहाँ पर पुट कर देंगे तो ये बन जाता है 1615 रफली सेंटीमीटर है। तो ये एरिया जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या रहता है, किस तरीके से यूज़ करता है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए बहुत एक खुशखबरी लेकर आए हैं। मैं और मेरी टीम ने एक बहुत बढ़िया कोर्स बनाया है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो भी दिक्कत आती है उनको सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक फाउंडेशन कोर्स बना के दिया है। एक बार डेफिनेटली उसको चेक ज़रूर करना।